हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे। यानी इसके अंतर्गत अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट को बनाना सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? अब इसके अंतर्गत हम लोग बैलेंस शीट को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है, आपके मन में ये बातें आएगी कि सर आखिर ये बताइए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट बनाते क्यों है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने का काम कीजिएगा और लॉजिकली समझने का काम कीजिएगा। कैसे ये बातें समझते हैं? अगर चाहे आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन अपने बैलेंस शीट को जब बनाने का काम करते हैं, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बैलेंस शीट को बनाने का काम करते हैं, तो ये बैलेंस शीट को इसलिए बनाती है ताकि ये क्या जान सके? अपने फाइनेंशियल कंडीशन को जान सके। क्या जान सके? अपने फाइनेंशियल कंडीशन को जान सके। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल कंडीशन क्यों जानना चाहती है? फाइनेंशियल कंडीशन इसलिए जानना चाहती है ताकि ये जान सके कि क्या मैं सॉल्वेंट हूं या मैं इनसॉल्वेंट हूं। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बैलेंस शीट बनाने का मेन इंटेंशन क्या होता है? उसके बैलेंस शीट बनाने का मेन इंटेंशन ये होता है कि वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को जान सके कि क्या मैं सॉल्वेंट हूं या मैं इनसॉल्वेंट हूं। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का मतलब क्या है? सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का मतलब ये है कि क्या मेरे पास लायबिलिटी इतने अधिक है कि मैं उस लायबिलिटी को पे कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर नहीं पे कर सकता हूं तो मैं क्या हूं? इनसॉल्वेंट हूं। यानी यहां पर मेरा लायबिलिटी क्या हो जाएगा? मेरे एसेट्स के कंपैरिजन मेरा लायबिलिटी अधिक रहेगा। सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ कि मेरे पास इतने एसेट्स हैं कि मैं अपने लायबिलिटी को क्या कर सकता हूं? पे कर सकता हूं। तो ये जानने के लिए कि क्या मैं अपने लायबिलिटी को पे कर सकता हूं या नहीं पे कर सकता हूं, क्या मेरा फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार का है, मैं इस ओर तो नहीं हूं कि मेरे जो कंडीशन है वो इंडेंजर है। इंडेंजर यानी कि मैं इस ओर तो नहीं जा रहा हूं कि मैं इंसॉल्वेंट होने वाला हूं। इसी कंडीशन को जानने के लिए, इसी कंडीशन को जानने के लिए, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसको बनाने का काम करते हैं? अपने बैलेंस शीट बनाने का काम करते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट क्यों बनाती है? हाँ सर जी, ये बातें तो समझ में आ गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बैलेंस शीट को बनाने का काम क्यों करती है। अब सर ये बताइए कि आखिर ये बैलेंस शीट बनाया कैसे जाता है, किस प्रकार से बैलेंस शीट हम बनाने का काम करेंगे। तो जानने के लिए फिर से समझिएगा, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बैलेंस शीट को बनाती है तो ये दो प्रकार से अपने बैलेंस शीट को बनाती है। यानी यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बैलेंस शीट को बनाएंगे वो कितने बैलेंस शीट बनाएंगे? दो बैलेंस शीट बनाएंगे। एक ये कहलाता है ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरे को कहा जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब यहां पर फिर आपके मन में आएगा कि सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है। ऐसा कोई भी बैलेंस शीट अगर देखा जाए, जनरली प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल कंडीशन को जब जानना चाहती है तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जानना चाहती है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में मेरा कंडीशन कैसा है। तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो
जनरली जितने भी बैलेंस शीट बनाते हैं वो कौन सा बैलेंस शीट बनाते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन अगर नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं तो वो एक बैलेंस शीट कभी भी नहीं बनाते, वो कितने बैलेंस शीट बनाते हैं? 2 बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आपके मन में ये बातें आएगी कि सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता क्यों है? नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता क्यों है? तो इसके बारे में फिर से कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझते हैं, लॉजिकली हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा इसको जानने के लिए हम थोड़े से हट के टॉपिक को हम लेने का काम करेंगे। देखिए पहले समझिएगा कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में? नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहले ये समझिएगा कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो आपके सोल ट्रेड बिजनेस हो, चाहे वो आपके पार्टनरशिप बिजनेस हो, या आपके कंपनी हो, या आपकी क्या हो? कंपनी हो। क्लियर है? ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सोल ट्रेड बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं? सर उसे हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं। जो पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करता है सर उसे हम लोग पार्टनर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। ये प्रोप्राइटर इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? सर ये ऑनर है, मालिक है। उसी प्रकार ये पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर क्या है? सर ये भी इस बिजनेस का ऑनर है। ये भी इस बिजनेस का क्या है? ऑनर है। और कंपनी का ऑनर कौन है? कंपनी का ऑनर है शेयर होल्डर, यानी कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर है। यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चों? हाँ सर जी। अब कहिएगा सर ये बताने का रीजन क्या है? ये बताने का रीजन है, अगर ये सोल ट्रेड बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है ये ऑनर, तो क्या ये सोल ट्रेड बिजनेस को स्टार्ट करते समय इनिशियल स्टेज में, यानी शुरुआत के समय में, क्या इस बिजनेस को रन करने के लिए ये ऑनर कैपिटल लगाएगा या नहीं लगाएगा? हाँ सर जी, ये ऑनर कैपिटल लगाएगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस को रन करने के लिए ये प्रोप्राइटर क्या करेगा? और ये ऑनर कैपिटल लगाएगा। क्लियर है? हाँ सर जी। दूसरा बात, अगर पार्टनरशिप बिजनेस को देखा जाए तो ये पार्टनर जो है ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस बिजनेस के ऑनर है। ये भी क्या लगाएंगे? ये भी कैपिटल लगाएगा, जिसे कौन सा कैपिटल कहा जाता है? पार्टनर कैपिटल, जिसके आधार पर ये बिजनेस को क्या कर सकते हैं? रन करते हैं। सही में उसी प्रकार कंपनी को भी अगर रन करना होगा तो इसको भी कैपिटल की जरूरत होगी। कंपनी को भी अगर रन करना होगा तो इसको भी कैपिटल की जरूरत होगी। ये कैपिटल कौन लगाता है? सर ये कैपिटल लगाता है शेयर होल्डर। ये कैपिटल कौन लगाता है? शेयर होल्डर, जिसे यहां पर शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अब याद समझिएगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोल ट्रेड हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, प्रत्येक को अगर रन करना है तो इनके मालिक द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है? कैपिटल दिया जाता है, जिससे ये अपने बिजनेस को क्या कर सके? रन कर सके, जिससे इसके ये अपने बिजनेस को क्या कर सके? रन कर सके। लेकिन क्या नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑनर होता है? नहीं सर जी। जब नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑनर नहीं होता है तो इसे भी तो रन करना होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी तो रन करना होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी तो आगे चलाना होगा। तो इसे रन करने के लिए इनके कौन होते हैं? इनके मेंबर होते हैं। इनके कौन होते हैं? मेंबर होते हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का काम करता है। और ये मेंबर किस रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करते हैं? तो ये मेंबर अपने, जब वो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी न किसी रूप में ये मेंबर क्या करते हुए चले जाते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हुए चले जाते हैं, ताकि
ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सके, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। तो जो मेंबर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है इनिशियल स्टेज में, और इनिशियल स्टेज में जब भी कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है वैसे कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं। लेकिन चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या इसे हम लोग कैपिटल कहेंगे? नहीं, ये मेंबर कंट्रीब्यूशन करते हैं। किस रूप में कंट्रीब्यूशन करते हैं? फंड के रूप में कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। इस कारण से ये इसे क्या नाम देते हैं, कैपिटल फंड नाम देते हैं। इस कारण से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इनिशियल स्टेज में कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल फंड कहा जाता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग क्या जान सके, कैपिटल फंड के बारे में जान सके कि एक्चुअल में कितना कैपिटल फंड के रूप में है, कितना कैपिटल फंड के रूप में है। तो इसी कैपिटल फंड को जानने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बैलेंस शीट बनाया जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनाया जाता है, ताकि वो क्या जान सके, कैपिटल फंड जान सके। अब ये कैपिटल फंड किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी अभी हम लोग सीखेंगे कि कैपिटल फंड किस प्रकार से निकाला जाता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कैपिटल फंड को कैलकुलेट किया जाता है। ये बातें तो समझ में आई कि कैपिटल फंड क्यों निकाला जाता है। हाँ सर, ये बातें समझ में आएगी कि कैपिटल फंड क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के उसके मालिक के द्वारा उसका कंट्रीब्यूशन किया जाता है इनिशियल स्टेज पर। इनिशियल स्टेज में जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनके मालिक के द्वारा, तो वो कहलाता है उनके कैपिटल। और वही अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, इनिशियल स्टेज के अंतर्गत जो मेंबर के द्वारा इनका कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो उनका क्या कहलाता है, कैपिटल फंड कहलाता है। क्योंकि अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं तो उसे पता रहता है कि मालिक ने कितना कैपिटल लगाया है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मालिक को यानी ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता चल पाता है कि कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसी कैपिटल के कंट्रीब्यूशन यानी इसी कैपिटल के फंड को जानने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बैलेंस शीट बनाती है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाती है। किस प्रकार ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाती है ये देखेंगे। उससे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, कैपिटल फंड का किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। तो कैपिटल फंड किस प्रकार से निकाला जाता है इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये बातें समझिएगा। उन्होंने कहा कि कैपिटल फंड अगर मुझे निकालना है, अगर कैपिटल फंड मुझे जानना है तो जितने भी एसेट हैं उस एसेट में से आप लायबिलिटी को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपके क्या आ जाएंगे, कैपिटल फंड आ जाएंगे। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला आखिर ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको जानने के लिए हम थोड़े से आपको 11 के अंतर्गत ले चलेंगे। अगर 11 में आपने पढ़ा होगा तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन की कितने साइड होते हैं, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के आपके दो साइड होते हैं। एक साइड आपका डेबिट कहलाता है और दूसरा साइड आपका क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि प्रत्येक डेबिट आपके क्रेडिट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जितना डेबिट होगा उतना ही आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ सर जी, ये तो हम पढ़े हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस के आधार पर आपने एक चैप्टर भी बनाया है। उस चैप्टर को अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक आपके एसेट आपके किसके बराबर होंगे, प्रत्येक आपके एसेट आपके
कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंतर्गत अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपके किस पर बेस होते हैं? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं, जो आपके डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने का काम करता है कि जितना भी डेबिट होगा उतना ही आपके क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, और दोनों आपस में क्या होते हुए चले जाएंगे? इक्वल होते हुए चले जाएंगे। और इसी के अंतर्गत हमें अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाते थे तो हम लोग को ये मालूम था कि हमारा एसेट हमारे कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होंगे। तो यहां पर से ये बातें देखो, अगर मुझे यहां पर कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? एसेट में से लायबिलिटी को क्या करते हुए चले जाएंगे? माइनस करते हुए चले जाएंगे। यानी अगर कैपिटल मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा? एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करना होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट किस पर एप्लीकेबल होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है तो चाहे कैपिटल कहिए या कैपिटल फंड कहिए, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे कैपिटल फंड कहा जाता है, तो ये भी अगर कैपिटल फंड को कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? अपने एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल फंड कहलाएगा। कौन से कॉन्सेप्ट के आधार पर? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर। ये बातें समझ में आया? हाँ सर जी। किस प्रकार से कैपिटल फंड को कैलकुलेट किया जाता है, ये बातें लॉजिकली और कंसेप्चुअली समझ में आए? हाँ सर जी। अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में, कि ओपनिंग बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाया जाता है। बैलेंस शीट जैसे आप लोग 11th में बनाते हो सेम उसी प्रकार बनाना है। बस जैसे ही आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो तो आपके माइंड में तो एक बातें होगी कि बैलेंस शीट बनाते समय हमें सिर्फ दो ही चीजों को ध्यान में रखना है। हाँ सर जी। एक, बैलेंस शीट के अंतर्गत हमें किसको ध्यान में रखना है? एसेट को, और दूसरा हमें किसको ध्यान में रखना है? लायबिलिटी को। एक किसको ध्यान में रखना है? एसेट को ध्यान में रखना है, और एक किसको ध्यान में रखना है? लायबिलिटी को ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर यहाँ पर बैलेंस शीट के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ बैलेंस शीट किसके बेस के आधार पर बनाया जाता है? फिर से बातें समझिएगा, यहाँ पर बैलेंस शीट जो बनाया जाता है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट बेस के आधार पर बनाया जाता है, यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत आपके जो कैपिटल नेचर के आइटम्स बचे हुए होते हैं, जो आपके कैपिटल नेचर के रिसीप्ट होते हैं और जो आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, वही कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या आपका एसेट बनता है? ये मैंने बता दिया था। हाँ सर जी बता दिया था। क्या कैपिटल नेचर का रिसीप्ट मेरा लायबिलिटी बनता है? ये आपको बता दिया था। हाँ सर जी बता दिया था। इस कारण से कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर बनाया जाता है तो वो किसके बेस के आधार पर बनाया जाता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। और इसमें कौन से आइटम को सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है? जो कैपिटल नेचर का आइटम है, यानी जो आपके एसेट होंगे और जो आपके लायबिलिटी होंगे। बातें क्लियर है? हाँ। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय बस एक चीजों को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके एसेट लिए जाएंगे या यहाँ पर जो आपके लायबिलिटी लिए जाएंगे वो कौन से डेट का होगा? वो ऑलवेज और ऑलवेज ओपनिंग डेट का होगा। वो कौन से डेट का होगा? ऑलवेज और ऑलवेज ओपनिंग डेट का होगा। यानी शुरुआत के समय के अंतर्गत जो आपके एसेट होंगे, शुरुआत के समय के अंतर्गत जो आपके लायबिलिटी होंगे, उसी एसेट और लायबिलिटी को लिया जाएगा ताकि हम क्या जान सके? कैपिटल फंड जान सके शुरुआत के समय का। शुरुआत के समय का कि साल के शुरू में मेरा कैपिटल फंड है कितने का। बातें क्लियर है? उसी प्रकार अगर बैलेंस शीट बनाते हो क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो आपको तो पता ही होगा कि क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए मेरे पास कैपिटल फंड होना जरूरी है, कैपिटल होना जरूरी है। और इसी बेस के आधार पर हम लोग पहला कौन सा बैलेंस शीट बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हम लोग क्या निकाल सके? कैपिटल फंड को जान सके। बातें क्लियर है? और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर हमें कौन से आइटम को ध्यान में रखना होगा? फिर से वही बात है सर, हमें एसेट को ध्यान में रखना होगा, सर हमें
लायबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये एसेट और ये लायबिलिटी कौन से डेट के होंगे? ये एसेट और लायबिलिटी आपके ईयर एंड के होंगे, यानी क्लोजिंग डेट के होंगे, साल के अंत के डेट का होगा। किसके डेट के होंगे? साल के अंत के डेट के होंगे। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखा जाए तो नॉर्मली वही है, एक साइड आपके लायबिलिटी होंगे, दूसरे साइड आपके एसेट होंगे। कैश इन हैंड हो जाएंगे, कैश इन बैंक हो जाएंगे, अगर किसी प्रकार का कोई फील्ड एसेट है तो वो लिख देंगे, अगर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो लिख देंगे। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि ये मिलना अभी बाकी है, और जो मिला ही नहीं तो क्या उस पर मेरा अधिकार है या नहीं है? हाँ सर जी, उस पर तो आपका अधिकार है। जब वो आपके अधिकार में होगा तो वो आपके लिए क्या होगा? एसेट होगा। इस कारण से ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आपके एसेट हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट हो जाएंगे। ये लेकिन कौन सा डेट का होगा? ओपनिंग डेट का, 1/4 का है, 4 का यानी साल के शुरू का। उसी प्रकार लायबिलिटी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट किसी प्रकार का है तो वो ले लीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी प्रकार का तो वो ले लीजिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर किसी प्रकार का है, यानी एडवांस का मतलब क्या है कि पहले से ही मैंने पैसे को, सब्सक्रिप्शन को मैंने रिसीव कर लिया, तो वो मेरे ऊपर किस रूप में रहेगा? लायबिलिटी के रूप में रहेगा। इसलिए मैंने उसे किस साइड दिखा दिया? लायबिलिटी साइड। तो जब ये एसेट और लायबिलिटी को माइनस कीजिएगा तो आपके क्या आ जाएंगे? कैपिटल फंड आ जाएंगे। तब आपके क्या आ जाएंगे? कैपिटल फंड आ जाएंगे। और इस प्रकार से ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। और जैसे ही कैपिटल फंड आएंगे आप इसे कहां ले जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए हैं, चाहे उसे आप सरप्लस लाते हो चाहे डिफिसिट लाते हो, उस कैपिटल फंड में क्या करते हुए चले जाइए? एडजस्ट करते हुए चले जाइए और आसानी से अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट को बना के खत्म कर दीजिए। ये कैपिटल फंड भी कहलाता है। और अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इसका दूसरा नाम जनरल फंड भी हो। तो अगर क्वेश्चन में या तो कैपिटल फंड या तो जनरल फंड दे चुका है तो इसे कैलकुलेट मत कीजिएगा। वहां पर सिर्फ आप कौन सा बैलेंस शीट बनाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन अगर कैपिटल फंड या जनरल फंड नहीं दिया हुआ है, उसी सिचुएशन में आप क्या बनाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पूरे टॉपिक यहाँ पर खत्म होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, कैसे बनाया जाता है वो बताया, क्या क्या होता है वो बताया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या होते हैं वो बताया, फंड बेस अकाउंटिंग मैंने बताया, और लास्ट में आपके बैलेंस शीट बना दिए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं? खत्म होते हैं। अब बस आपका काम है बच्चों कि आप घर पर इसके क्वेश्चन बनाएं। अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आते हैं, चाहे वो आपके किसी से भी रिलेटेड हो, रिसीट एंड पेमेंट से, इनकम एक्सपेंडिचर से या बैलेंस शीट से, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पूछने का काम कीजिएगा, कमेंट्स करके पूछिएगा। हम उसका जरूर आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो यहाँ पर आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू बच्चों।